नमस्ते। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे साहब और हम सब लोग आज यूपी इलेक्शन की तरफ पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है। मैं और अभय दुबे साहब ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए, बड़े पढ़े लिखे बड़े हुए, तो उत्तर प्रदेश को एक उस ढंग से भी समझते हैं। अ, अभय भाई साहब, आपसे एक चीज समझना है कि जैसे बंगाल के बाद आज पूरे देश का ध्यान अब यूपी इलेक्शन में केंद्रित है। बंगाल को जैसे मैं देखता हूं, वो इलेक्शन ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी लेड मोदी अमित शाह जो भी था, कम्युनिस्ट और कांग्रेस वहां हाशिए पे आ गए थे। यूपी में आपको कौन लगता है कि यूपी में कौन, ये विपक्ष का नेतृत्व कौन देने की क्षमता है? अखिलेश में है, मायावती जी में है, कांग्रेस में कोई आपको दिखते हैं, या आम आदमी पार्टी आ गई है, वो भी एक है? ये आपको क्या लगता है, कोई नेतृत्व देने की स्थिति में है कोई भी विपक्ष का कोई नेता? देखिए, बंगाल की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत फर्क है। और भाजपा की भी स्थिति इन दोनों राजनीतियों में बिल्कुल अलग तरह की है। उत्तर प्रदेश तो 90 के दशक से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला बना हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण 1990 में ही पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में वहां पर बना ली थी। उसके बाद भाजपा को बहुमत में आने से रोकने के लिए तरह तरह के वहां प्रयोग हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक गठजोड़, एक 1993 का बड़ा प्रयोग था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में जरूर उभरी, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई और मुलायम सिंह के नेतृत्व में सपा बसपा की सरकार बनी। उसका हश्र क्या हुआ है सबसे हम लोग वाकिफ हैं, उस पुराने इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति ने करवट ली और एक एक करके पहले 2007 में और फिर 2012 में, 2007 में मायावती ने अकेली दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद 2012 में अकेली दम पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये दोनों घटनाएं बहुत अनूठी घटनाएं थी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने बनाई। और उसकी वजह यह थी कि मायावती ने 2007 से 3 साल पहले से एक अनूठी कैंपेन, अनूठी मुहिम चलाई उत्तर प्रदेश में। और उस मुहिम के केंद्र में यह था कि वो किस तरीके से जो उनका दलित सामाजिक आधार है, दलित राजनीतिक आधार है, उसको ऊंची जातियों के साथ में जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रति हमदर्दी रख सकती थी, उनके साथ जोड़ें। उसके लिए उन्होंने मैत्री सम्मेलन किए, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मैत्री के सम्मेलन किए, उन्होंने राजपूतों के साथ मैत्री के सम्मेलन किए, उन्होंने वैश्यों के साथ मैत्री के सम्मेलन किए। और इस तरह करके धीरे धीरे, काफी मेहनत करके और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए, लचीलेपन का परिचय देते हुए उन्होंने अपने सामाजिक आधार को केवल और केवल दलित सामाजिक आधार से विस्तृत किया। आप ध्यान कीजिए, इसी प्रक्रिया में वो बहुजन समाज से सर्वजन समाज की थीसिस पे आई, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से भी एक परिवर्तन उसमें किया। बहुजन समाज से सर्वजन समाज की थीसिस पे आई, और जब चुनाव हुआ तो उन्हें ऊंची जातियों के भी वोट प्राप्त हुए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि एक पार्टी जो कि उनको मारो जूते चार वाला नारा लेकर आई थी सत्ता में, उसको उन लोगों ने वोट दिया जिनके बारे में उनके नेता कहा करते थे कि उन्हें उनके वोट नहीं चाहिए, वो उनकी मीटिंग से उठ के चले जाए। तो ये एक बड़ी बात थी। इससे लगा कि शायद राजनीति में एक कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन ये जो सुनहरा अवसर मायावती को प्राप्त हुआ था, और इसे प्राप्त करने में खुद उनका भी महत्वपूर्ण प्रयास था। ऐसा नहीं किसी ने उनको अवसर थमा दिया हो, ये अवसर उन्होंने खुद अपने परिश्रम, अपने अध्यवसाय और अपनी बुद्धिमानी से बनाया था, और उस अवसर को उन्होंने खो दिया। उन्होंने जिस तरीके का शासन चलाया, उससे धीरे धीरे करके उनकी सरकार के खिलाफ जो है वो नाराजगी बढ़ती गई, और 5 साल बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें परास्त कर दिया। अब आप फिर देखते हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें इसलिए परास्त कर पाई क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव के कम से कम 2-2.5 साल पहले सड़कों पर मायावती सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया था। समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर निकलते थे, पुलिस से उनकी मुठभेड़ें होती थी, फिर झगड़े होते थे, वो पिटते भी थे, जेल भी जाते थे, घायल भी होते थे, लेकिन वो लगातार ये प्रयास करते रहे। अखिलेश ने साइकिल यात्राएं की, वगैरह वगैरह, मतलब
कुल मिलाकर वो सड़कों पर निकले और उन्होंने कहा कि वही मुख्य विपक्ष हैं, वो सत्ता के दावेदार हैं। और सत्ता की उन्होंने सक्रिय रूप से दावेदारी की, नियोजित रूप से की, सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, परिणाम स्वरूप उन्हें सत्ता प्राप्त हुई। आज की स्थिति क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल से सत्ता है, लेकिन आपको न तो मायावती की तरफ से इस तरह के प्रयास दिख रहे हैं, अगर मुझे नहीं दिख रहे हो तो आप मुझे संशोधन कीजिए कि वो ऐसा प्रयास कर रही है, ना अखिलेश की तरफ से इस तरह के प्रयास दिख रहे हैं, ना उन दोनों को आपस में जुड़ के इस तरह के प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। वो दोनों कहीं भी कोई ऐसी राजनीतिक पेशबंदी गठजोड़ बनाते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, या आपस में न सही दूसरी राजनीतिक शक्तियों से जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लग रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में साझेदारी करते हुए भी नाराज लग रही हैं, ऐसी राजनीतिक सामाजिक शक्तियों से कोई बातचीत कर रहे हो, ऐसा भी हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो जिस तरह आपने कहा ना कि बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, मैं ये कहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ थी। ममता बनर्जी तो पहले 2 बार से 10 साल से मुख्यमंत्री थी, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको एक जो नेता चाहिए, जो राजनीतिक शक्ति चाहिए, उसका अभी फिलहाल आज की तारीख में पूरा अभाव दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं होगा, अभी 7 महीने बाकी हैं, आगे हो सकता है वो लोग निकल के आए और कुछ ऐसा करें जिससे जनता का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है और ऐसा होने की कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है कि निकट भविष्य में ऐसा होगा। तो इस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी संभावनाओं के प्रति शंकित तो है और वो ऊहापोह भी कर रही है, वो अपने गिरेबान में मुंह डाल के भी देख रही है कि उससे क्या गलतियां हुई, ये सब ये भी कर रही है, लेकिन वो इस लिहाज से फायदे में है कि जो विपक्ष उसके खिलाफ सुसंगठित रूप से, सुनियोजित रूप से, सक्रिय रूप से होना चाहिए था, वो विपक्ष उसके खिलाफ नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं, एक तो कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस 7 से अब 3-4 MLAs की पार्टी रह गई। अखिलेश जी का एक मन स्थिति ये मानी जा रही है, वो ये मान रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट लोग तंग आके मेरे पास आ जाएंगे और मैं इसलिए समझ जाऊंगा, इस तरह की भी एक मानसिकता उनके लोग कह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा इससे अच्छा कम से कम 3-4 ही MLA की पार्टी कांग्रेस है। कम से कम प्रियंका गांधी कुछ करते रहते हैं। वो उसका कितना इफेक्टिव होता है वो ग्रास रूट पे उनका बिल्कुल इस समय कोई पूछने वाला नहीं, वो अलग बात है। मतलब एक चीज आपसे और समझनी थी, अभी पंचायत चुनाव हुए, उसको लेके सब लोगों में बहुत उत्साह है कि भाई भाजपा के बहुत कम सीटें आई हैं। मैं एक चीज समझ रहा हूँ, वो भाजपा के खिलाफ वोट था या विपक्ष के पक्ष में था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो विपक्ष के पक्ष में था। जो वोट आया है वो लोगों का थोड़ा गुस्सा भी था, जो मैं समझता हूँ। नहीं, ये दोनों बातें वैसे आनंद जी अलग अलग नहीं होती है बहुत, कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट और विपक्ष के पक्ष में वोट, इन दोनों को इस तरीके से 2 एयरटाइट कंपार्टमेंट में बांट के हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, मेरी ऐसी राय है। जो सरकार के खिलाफ जो नकारात्मक वोट होता है उसका सकारात्मक लाभ उसके खिलाफ जो शक्तियां खड़ी होती हैं उनको प्राप्त होता है। तो ये नकारात्मकता और सकारात्मकता का एक जोड़ है, और अगर सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं होगी तो लोग सरकार के खिलाफ वोट क्यों डालेंगे? मैं समझता हूं फिर वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है, जैसे कि बंगाल में थी। देखिए ना, बंगाल में हम जिसको एंटी इनकम्बेंसी समझ रहे थे वो दरअसल तो प्रो इनकम्बेंसी थी। लोग तो ममता बनर्जी को वोट देने के लिए तड़प रहे थे, इसलिए उनके वोट 5% बढ़ गए, सीटों की संख्या भी बढ़ गई, और जितने बड़े बड़े अंतरों से वो लोग जीते हैं वो अपने आप में देखने की बात है। और 8 चरणों के चुनाव में ऐसा कोई चरण नहीं था जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात ना दी। 19-20 का फर्क तो था इन चरणों में, लेकिन हर चरण में समान रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को शुरू से लेकर आखिर तक मात देते चले गए। इसका मतलब जनता मन बनाए बैठी हुई थी कि उन्हें ममता बनर्जी को दोबारा वापस लाना है और जम के वापस लाना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे, उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई, ममता बनर्जी को खाला ममता कहा, बेगम ममता कहा, और न जाने क्या क्या उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद ये भी थी कि फुरफुरा शरीफ के जो सज्जन हैं जो कि वाम मोर्चे और कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, सेकुलर फ्रंट वाले, वो कोई वोट काट लेंगे बाद के 3 चरणों में। सब कुछ नहीं हुआ, उनकी सारी योजनाओं में पलीता लग गया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर योगी सरकार से लोग नाराज हैं
और लोग योगी सरकार के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढकर वोट दे देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हो। वो उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जयंत चौधरी की पार्टी का हो सकता है, कहीं किसी एकाध कुछ जगहों पे वो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी हो सकता है। तो अगर ये सारी शक्तियां आपस में गठजोड़ नहीं भी करती हैं, अगर सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी है, तो वोट सरकार के खिलाफ पड़ जाएगा। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ नाराजगी बहुत नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी की जबरदस्त सरकार विरोधी लहर नहीं चल रही है, तब फिर एक मजबूत और सुसंगठित विकल्प के अभाव में लोग अपनी थोड़ी बहुत नाराजगी को स्थगित करके दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चुन लेंगे। हमें सर एक चीज और समझनी थी, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी की बहुत बात हो रही है और अभी जो 2-4 दिन से लखनऊ में विमर्श चल रहा है, संगठन मंत्री आए हैं और आरएसएस वाले आए हैं, सब लोग मुझे बार बार ऐसा, मेरा अपना ये मानना भी है कि एंटी इनकम्बेंसी स्टेट की भी है और एंटी इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी जी की भी है, योगी जी की भी है, मोदी जी की भी है। अब आपके हिसाब से, क्योंकि वो किसान आंदोलन और कोरोना का जो कुप्रबंधन है, जो टोटल मिसमैनेजमेंट है, वो सब मोदी जी के सिर पे ही जाना चाहिए। उसको वो ठेल रहे हैं योगी जी के सिर पे, योगी जी के वो ठोक दो और वो सब नीति और बहुत कड़ाई और एग्जीक्यूटिव के साथ चल रहे हैं, आईएएस की सुन रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि की, वो सब अपनी जगह है। आपको क्या लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव में होगी, उसका ज्यादा असर केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी से होगा कि स्टेट की? देखिए, आपके प्रश्न के जवाब में अभी हाल ही में 27, 28 और 29 और 30 तारीख को एबीपी चैनल पर एक सर्वेक्षण आया, यशवंत देशमुख साहब वाला। आप, हाँ, सी वोटर का, मैं भी उस सर्वेक्षण की बहस में शामिल था। पहले दिन मुझे भी शामिल किया गया था। तो उस सर्वेक्षण को देखने से तो आपके सवाल का ये जवाब निकलता है कि लोग कोविड के कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को कम और केंद्र सरकार को ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं। और चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर तो राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो नाराजगी मेरे ख्याल से डबल हो जाएगी। तो वो योगी और मोदी की जो सरकार, दोनों के खिलाफ नाराजगी वो होगी। यहाँ तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां लोगों का फोकस जो है ना, वो केंद्र को ज्यादा लोग मान रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारें बताती हैं भाई रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी केंद्र के पास है, पूरी वैक्सीन भी केंद्र के पास है, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, ऑक्सीजन का वितरण भी केंद्र के पास है, केंद्र ही तय करता है कहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, केंद्र ही तय करता है कि इस राज्य में इतने वेंटिलेटर भेजे जाएंगे और वेंटिलेटर वो खराब हैं, वो अच्छे हैं, वो सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। तो बहुत सारा ऐसा मामला है जो कि केंद्र में है। वैसे भी नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू कर रखा है, केंद्र जब चाहे, पहली लहर में तो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में सारा नहीं रखा था, दूसरी लहर में भी जितना वो चाहते हैं उतना वो अपने हाथ में अधिकार रखते हैं। वो कुछ अधिकार राज्यों को भी देते हैं, लेकिन इस बार राज्यों के पाले में गेंद फेंकने के बावजूद भी स्थिति यह है कि वो केंद्र के ऊपर नाराजगी लोगों की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें कुछ आंकड़े आए थे, उस आंकड़े में ये कि मोदी सरकार से विक्षोभ के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है 40 से 42% लोग मोदी सरकार से महामारी के कुप्रबंधन के कारण नाराज हैं। उसके बाद बताया गया करीब 20-22% लोग जो है वो 3 कृषि कानूनों के कारण केंद्र सरकार से नाराज हैं। उसके बाद बताया गया कि करीब 10-12% लोग जो हैं वो सीएए की वजह से केंद्र सरकार से नाराज हैं। फिर ये बताया गया कि 10-12% लोग ऐसे भी हैं जो कि सीमाओं पर चीन का जो खतरा है उससे निपट पाने में विदेश नीति के मोर्चे पे केंद्र सरकार की जो विफलता है उससे नाराज है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो बहुमुखी है। और हम लोग तो मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये नाराजगी को केवल कोविड महामारी जब पैदा हुई उसकी वजह से ही नहीं है। ये उसके कोविड के 2020 के पहले, जब कोविड नहीं आया था, उसके पहले से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट हो रही है और उस गिरावट के कारण वो धीरे धीरे कर वे विफलताएं संचित हो गई हैं, जमा हो गई हैं, परत दर परत वो विफलताएं जमा हो गई हैं।
और कोविड की महामारी के कारण और किसान आंदोलन के कारण जो है ना, वो उसको बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिल गया है। और अब अगर राज्य सरकार भी यार अक्षम है, वहां भी लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, वहां भी कुप्रबंधन है, वहां भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो फिर उसको केवल बड़े बड़े टीवी पे विज्ञापन देने से या अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देने से या पत्रकारों को हेलीकॉप्टर में घुमाने से, जो कि योगी सरकार घुमा रही है, इन सब से वो चीजें छिपेंगी नहीं। और मोदी सरकार के पास तो 3 साल का समय है जिसमें वो चाहे तो रिकवरी मार सकते हैं। बुद्धिमानी से ममता बनर्जी ने 18 से लेकर 20 तक में रिकवरी मार दी। वो भी रिकवरी मार सकते हैं मोदी जी, और मैं मानता हूं मोदी जी के पास युक्तियां भी हैं, संसाधन भी हैं, और वो अकलमंद भी हैं, मैं मान के चलता हूं कुशल भी हैं, वो रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन योगी सरकार के पास रिकवरी का समय बहुत कम रह गया है। तो उनके पास, उनको एक ही चीज का भरोसा है, विपक्ष की अक्षमता और विपक्ष के बिखराव का ही भरोसा ज्यादा है, वरना तो मुझे लगता है योगी सरकार सांसद में है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा भाई साहब, यूपी और बिहार, खास करके हिंदी पट्टी में जातिगत हम लोग वोट, मतलब जात में के हिस्सों में वोट देते हैं कंपार्टमेंट। अब हम लोग माने चाहे ना माने, लेकिन ये गांव का ये फैक्ट है। और इसके मैनेजमेंट में बीजेपी बहुत माहिर है। जैसे कुर्मी का अपना दल, छोटा सा दल था, उसकी कोई वैसे सोचिए तो बहुत हैसियत नहीं, लेकिन उसको 10-10 से 11-11, 15-15 सीट दे, 2 MP के वो दें। राजभर सुहेल देव पार्टी को उन्होंने एक रिकग्निशन दिया। केवट में जो निषाद, जिसने मतलब योगी जी के वहां पे वो MP का इलेक्शन बीजेपी को हराता है, उसके बाद उसको अपने साथ लें, वो मैनेजमेंट उनके पास बेटर है। तो आपको लगता है कि अभी भी हम लोग जातिगत में उसमें जाएंगे कि ये गुस्सा ज्यादा हावी होगा? क्योंकि जातिगत में तो हम लोग वोट देते हैं। कोई भी प्रांत नहीं है, तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे जाति और समुदाय के आधार पर वोट न पड़ते हो। जाति, धर्म और समुदाय, ये वोटों की गोलबंदी का एक बहुत बड़ा जरिया है। ऐसे चुनाव में भी जहां पर सरकार के खिलाफ गुस्सा होती है या सरकार के पक्ष में खुशी होती है, वहां भी इन समीकरणों का ध्यान करना पड़ता है। अगर मान ली कोई सरकार मानती है कि जनता हमसे बहुत खुश है, इसका मतलब यह है कि उस खुशी को वो अपने आप ही वोटों में अभिव्यक्त होते हुए नहीं देखेगी। वो बाकायदा समीकरण वगैरह अपने सारे बनाएगी, सारी अपनी पूरी राजनीतिक सेटिंग करेगी। उसी तरीके से अगर वो नाराज है, मतलब जो है, तो विपक्ष को अपनी राजनीतिक सेटिंग करनी पड़ेगी, वरना नाराजगी के बावजूद विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो वो तो काम करना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ेगा, पहले भी किया गया था, फिर से करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को अपने अपने लिहाज से करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की क्षमताओं का सवाल है, आपकी बात सही है। पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 45 से 55% की एक हिंदू एकता निकाली है, और बड़ी सफलतापूर्वक निकाली है। उसका एक इतिहास लिखा जाना चाहिए, उसके ऊपर अनुसंधान किया जाना चाहिए। हम सब लोगों ने कुछ किया भी है, लिखा भी है इसके ऊपर, ये सब किया है। लेकिन इस प्रकार जातियों के का जोड़ बाकी करके जो बड़े बड़े मतदाता मंडल बनाए जाते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर स्थिर नहीं होते। ऐसा नहीं होते कि वो कांस्टेंट रहेंगे, तो उनमें जरा सी गलतियां होने पर गड़बड़ियां पैदा होने लगती हैं। और वो गड़बड़ियां तब ज्यादा सामने आती हैं जबकि सत्ता आपके हाथ में होती है। आप देखिए 2014 में जब भाजपा वहां जीती लोकसभा का चुनाव, तो फिर हुकूमत अखिलेश के पास थी। 2017 में जब भाजपा जीती, उस वक्त हुकूमत भाजपा के पास थी। और 2019 में जब चुनाव हुआ, उस वक्त तक योगी सरकार का पूरा तजुर्बा उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं हो पाया था। शुरुआती दौर ही था वो एक तरह से। और फिर लोकसभा के लिए लोगों को वोट डालना था, विधानसभा के लिए वोट नहीं डालना था। लेकिन जब 2022 में चुनाव होगा, उस वक्त योगी सरकार के पूरे 5 साल का लेखा जोखा जनता के पास होगा। और उन सामाजिक समूहों को भी लोग योगी सरकार के बारे में पता होगा, योगी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में पता होगा, जो सामाजिक समूह भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे। अब कुर्मियों को इस बात का एहसास है कि भाई उनसे वोट लिए गए, लेकिन उनके आदमी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उसे पूरी तरह ढक्कन बना दिया गया। उसके पास किसी किस्म का कोई अधिकार नहीं था, कोई पहलकदमी नहीं थी, वो कुछ नहीं कर सकता था, वो नाम मात्र का उप मुख्यमंत्री था। फिर जब योगी जी से पूछा गया एक टीवी इंटरव्यू में, जो काफी हद तक प्रायोजित सा इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी एक सवाल तो पूछ ही दिया कि भाई आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप क्षत्रियों का ज्यादा सम्मान करते हैं।
तो योगी जी ने उसको जवाब दिया कि ये आरोप गलत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 5 सर्वोच्च पद बताए और कहा देखिए इसमें एक ही क्षत्रिय के पास है, बाकी 4 तो ब्राह्मणों के पास है। इस तरह करके योगी जी ने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन ये जो उनका तर्क था, जब ये पूरा तर्क उस वीडियो क्लिप के साथ में जनता के बीच में पहुंचा, तो भाजपा के जो कमजोर जातियों वाले समर्थक थे, उन्होंने कहा कि भाई इन 5 पदों में हम कहां हैं। तो जो योगी जी ने अपने बचाव में तर्क पेश किया था, वो दरअसल उनकी आलोचना का सबब बन गया। इसी तरीके से और भी बहुत से ऐसे, फिर जो क्षत्रियों वाला मसला है, फिर विकास दुबे वाला एनकाउंटर हुआ, उस घटना से वो घटना जितने नंगे तरीके से वो फर्जी एनकाउंटर किया गया, विकास दुबे एक अपराधी था, इसमें कोई शक की बात नहीं, उसको कानून को अपना काम करना चाहिए था, लेकिन वहां कानून को अपना काम नहीं करने दिया गया। वहां तो कुछ किसी और ही चीज ने अपना काम किया, इसको फर्जी एनकाउंटर तो कानून नहीं है ना। तो वो करके उसमें फिर ब्राह्मण जो जाति थी, उसको उसके भीतर भी काफी बड़ा संतोष पैदा हुआ। तो वो तमाम शक्तियां, तमाम सामाजिक शक्तियां जो भाजपा को 3 चुनावों से लगातार समर्थन दे रही थी, वो इस वक्त अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रही है और पंचायत चुनाव में उनके उस पुनर्विचार की एक झलक दिखाई पड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर जो कि किसान आंदोलन का एक हरियाणा और पंजाब के बाद एक बड़ा गढ़ है, वहां पे जाट किसान जो पिछले 3 चुनावों से भाजपा को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने अपनी नई प्राथमिकता की एक झलक उन्होंने दिखाई है, जो कि भाजपा के लिए बहुत सहज नहीं है। भाजपा उससे परेशान और दुखी है। तो ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें भाजपा को वोट देने वाली सामाजिक शक्तियां उस दूसरे ध्रुव की तलाश में हैं, जहां पर वो अपने भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी को वहां वोट देकर व्यक्त कर सकती है। वो उन्हें ध्रुव कैसे मिलेगा, किस रूप में उनके पास आएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से, मैं ये कहूँगा पूरा 90 का दशक, फिर पिछले करीब 30-35 साल से हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय है और उसका प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। तो लगभग हर हिंदू बिरादरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में दीक्षित शाखा में जाने वाले, उससे सांगठनिक रूप से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं हर बिरादरी में। वो बिरादरी दलित की भी हो सकती है, वो बिरादरी ब्राह्मण की भी हो सकती है, और उनके दोनों के बीच में जितनी बिरादरियां होती हैं सब में है। तो हर बिरादरी का ये जो पक्ष है, ये पक्ष भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेगा। आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ, आ गई। तो ये जो पक्ष है वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेगा। ये नाराज होते हुए भी अंततः भाजपा के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि ये एक खास तरह की इसको ट्रेनिंग प्राप्त है, और वो अपनी नाराजगी को स्थगित करके भाजपा का समर्थन करना जारी रख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उस बिरादरी का दूसरा पक्ष है, जो बड़ा पक्ष होता है, जो राजनीतिक व्यवहारिकता की दृष्टि से, प्रैग्मेटिज्म की दृष्टि से सरकार का समर्थन या विरोध करने का निर्णय लेता है। ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग बहुत हैं, राजपूतों में भी ऐसे लोग बहुत हैं, अन्य बिरादरियों में भी, लोधियों में भी वैसे लोग बहुत हैं, दलितों में भी ऐसे लोग बहुत हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो फायदे नुकसान के आधार पर, सत्ता से मिलने वाले लाभों के आधार पर हमारी उपेक्षा हुई है या हमारा ध्यान रखा गया है, इस आधार पर अपने राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल करेंगे। मैं भाई साहब, एक छोटी सी चीज है जो बहुत से लोग नहीं बोलेंगे। जो योगी जी जहां से आते हैं, गोरखपुर से, और जिस मठ से, और वहां पे एक मठ है और एक खाता कहलाता है जो हरशंकर तिवारी का, और वो हरशंकर तिवारी का वो सूरज नारायण मणि त्रिपाठी जो थे, उनके और बड़े बाबा मतलब दिग्विजय नाथ जो अवधनाथ, उनके बीच का एक आप कह दीजिए राजपूत ब्राह्मण का एक कॉम्पिटिटिवनेस कह लीजिए, उसका जो भी नाम दे दीजिए, अब आज की तारीख में उसका नाम कई हो सकते हैं। और योगी जी भी जो हिंदू युवा वाहिनी थी, वो मूल रूप से राजपूत लड़कों का ही ज्यादा वो था, मतलब उसमें 100 में 90 लड़के राजपूत लड़कों थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना भी कह लीजिए, अभी जैसे एक समय अखिलेश के ऊपर ये चार्ज लगता था कि भाई थानेदार ज्यादातर यादव हो जाते थे, इस समय भी कई जिलों में काफी राजपूत लोगों को थाना अध्यक्ष बनाया गया, इसमें कोई नहीं, सबको पता है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा आएगा तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण आज आहत है। वो कहने को भले ही वो तिवारी जी की चक्की हैं और अम्मी चौस्ती सब चला रहे हैं और ये सब, लेकिन आहत तो कहीं ब्राह्मण का वो अहम उसको लगता है कि मुझे शायद सत्ता में वो भागीदारी नहीं मिली। देखिए, इसमें देखने की दो, इसको बात आपकी सही है, तथ्यात्मक दृष्टि से आप कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि ब्राह्मण पिछले करीब 40 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोटर है। भाजपा चुनाव हारी हो चाहे जीती हो, भाजपा ने तो अभी 2014 से यूपी में चुनाव जीतना शुरू किया है, उससे पहले तो चुनाव हारती थी। लेकिन ब्राह्मणों का फिर भी 67%, 70%, 65% वोट भाजपा को मिलता था। तो ये मानना कि आप ब्राह्मण अचानक केवल इसलिए कि योगी ने कुछ राजपूतों को अधिक प्रमुखता दे दी है, बड़े पैमाने पर भाजपा से टूटकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छा आकलन होगा। पहली बात तो ये इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि वो भाजपा के प्रति उसकी निष्ठा जो है ब्राह्मणों की, उसको पूरी तरीके से टूटने में अभी काफी समय लगेगा, काफी मुश्किल होगा। मायावती ने जब 3 साल तक कोशिशें की थी और दलित ब्राह्मण मैत्री की एक पृष्ठभूमि तैयार की थी, उस वक्त भी आप देखिए मायावती को 10-12% ही ब्राह्मण वोट तो मिले थे, जो बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोटों के लिहाज से बहुत ज्यादा थे। नहीं, ब्राह्मण के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे उनको, मतलब ब्राह्मण के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे उनके कैंडिडेट को। तो मैं ये कह रहा हूं, फिर भी जो वोट मिले थे कितने परसेंट थे, उसी से उनको फायदा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर सारे वोट तो भाजपा को ही मिले थे। इसलिए अभी भी ब्राह्मण वोट अगर टूटेंगे तो उनकी संख्या जो मायावती 2007 में टूटे थे उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उतने वोट टूटने से ही भाजपा का जो ताश का महल है, जो जातियों की एकता उन्होंने बनाई है, वो ताश का महल ढह सकता है। क्योंकि जब ब्राह्मण वोट टूटेंगे, जैसे जैसे ब्राह्मण वोट टूटेंगे वैसे वैसे मुसलमान वोटों की एफिकेसी बढ़ेगी वैसे ब्राह्मण वोटर थोड़ा इन्फ्लुएंसर भी होता है, मतलब वो पर से एक वोट नहीं होता है। आज हम लोग ईस्टर्न यूपी में आज भी हम लोगों का एक है कि वो भले ही 5 साल का ब्राह्मण है तो उसको बाबा पान लगी बोलने का एक चलन है, वो एक इनकलकेटेड है आपके संस्कार में कि आप किसी ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंसर भी है, ऐसा बिल्कुल आप इसको निगेट नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण टूट रहा है तो केवल एक वोट नहीं टूट रहा है, इट इज मोर देन वन वोट। नहीं, आप कह सकते हैं ये बात कि समाज में कुछ ऐसे वर्चस्वी तबके होते हैं जो कि न केवल उनका वोटिंग व्यवहार जो है वो दूसरी बिरादरियों को भी प्रभावित करता है, ऐसा ब्राह्मणों के साथ इस बात को माना जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये चीज निर्णायक साबित होगी। ये चीज निर्णायक साबित होगी, ये मान लेना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। वहां की राजनीति में सामाजिक शक्तियों का गठजोड़ किस तरीके से बनता है, राजनीतिक शक्तियां आपस में कैसे गठजोड़ बनाती हैं, किन किन लोगों को प्रभावित किया जाता है, इस सब पर निर्भर होगा। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक निषाद को खड़ा कर दिया था, तो वो निषाद फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश के साथ नहीं रह पाया, वो भाजपा में चला गया और फिर वो बाजी अखिलेश के हाथ से निकल गई। तो ये सब किस तरह कौन अपनी वोट बिठाता है, कैसे कितनी बुद्धिमानी का परिचय देता है, कितनी विशाल हृदयता दिखाता है, कितना लचीलापन दिखाता है, किसकी गोद में कितनी जगह है, इस सब पर निर्भर करता है। चलते चलते अंतिम प्रश्न अब वैसा, मैं 77 से किसी न किसी रूप में इलेक्शन में जरूर रहा, कैंपेन में, और एक फर्क मैंने देखा, जब पहले इलेक्शन होते थे तो कैंपेन एक होता था, मैनेजमेंट एक होता था, और 77-80 में वो झोला वो लेके एक मोहर लेके चले जाओ जिस दिन बूथ बूथ है, ज्यादा उसका नहीं। अब धीरे धीरे पिछले 20-25-30 साल में आपने देखा है कि मैनेजमेंट ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बनिस्बत कैंपेन के, और इसमें बीजेपी का कोई मतलब तोड़ नहीं, अब उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अमित शाह जितने अच्छे कैंपेनर हैं, मैं उनके पॉलिटिकल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितना क्लोजली वॉच करते हैं कि किसको कहाँ कैसे कहाँ कौन सा मैनेजमेंट होगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये शुरू कर दिया है। बंगाल में हालांकि उस व्यक्ति के पॉलिटिकल उससे मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं उन्होंने किया,
लेकिन पीके ने, जो प्रशांत किशोर जी थे, उन्होंने ये ज़रूर है कि वहाँ पे ममता बनर्जी को उस मैनेजमेंट से फारिग रखा और उनको कैंपेन में ही लगे रहने दिया, और उसका जो बेसिक मैनेजमेंट होता है उन्होंने बहुत बखूबी संभाला। हो सकता है आज वो बैकग्राउंड में है, उसको लोग नहीं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट वाली जब बात आएगी तो ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, चुनाव प्रबंधन का चरित्र काफी बदल चुका है। उसमें संसाधनों की भूमिका और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से जो पार्टी जितने संसाधन दे पाती है, जिस तरह रैलियां कराई जाती हैं। हमारे जमाने में तो रोड शो नाम की चीज ही नहीं होती, हमने तो नाम ही नहीं सुना था। जी, आपने भी नाम नहीं सुना होगा, नहीं, नहीं, क्योंकि अभी पिछले 10-12 साल से रोड शो होने लगा है। जी, तो रोड शो, ये सब नई नई चीजें पैदा हो गई हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए एक मुहिम होती है, मतलब जो है उसका एक अपना महत्व होता है। ये पहले उपस्थित 7-8 साल पहले थी ही नहीं, उससे पहले तो बहुत ज्यादा उसका किरदार बदल गया है उसका। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि अगर आपके पास सामाजिक गठजोड़ बड़ा विविध और अच्छा नहीं है, तो आपके पास कितने भी संसाधन हों, आपके पास कितना भी बूथ मैनेजमेंट हो, कितने भी पन्ना प्रमुख आपके पास हो, या कोई कुछ और हो, मतलब या जाति की अपनी बिरादरी की तरफ से आप बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को झोंक पाए, मतलब ये सब चीजें नहीं चलती। आप क्या समझते हैं कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 3 चुनावों से लगातार हार रही है, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में कम संसाधन झोंके, या यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कम सक्रिय थे, या उनके पास पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख नहीं थे, या दिल्ली की जनता में भाजपा के पास एक स्थायी 30-35% वोट रहता है हमेशा, वो चुनाव जीते हुआ है, उतना वोट तो भाजपा को हमेशा मिलता है। यानी भाजपा 30-35 वोट परसेंट के ऊपर से चुनाव लड़ना शुरू करती है। इसके बावजूद देखिए आम आदमी पार्टी उसका भुर्ता बना देती है। एक बार नहीं, बार बार बना देती है भुर्ता है। तो ये इस बात का सबूत है कि आप आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के समाज का ज्यादा बड़ा हिस्सा उसके साथ है, उसके पास एक ज्यादा विविध सामाजिक गठजोड़ उसके साथ है। किसी वजह से हो, चाहे बिजली पानी का जो वो रियायत देती है, सब्सिडी देती है, उसकी वजह से हो, मोहल्ला क्लिनिक की वजह से हो, या स्कूल अच्छे बनाए उसकी वजह से हो, या अरविंद केजरीवाल की शख्सियत, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन जिसके पास बड़ा सामाजिक गठजोड़ होता है उसके संसाधन भी अच्छा फल देते हैं। जिसके पास सामाजिक गठजोड़ नहीं होता है, उसके संसाधन उसको इच्छित नतीजे नहीं दे पाते। मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ। और चलते चलते भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई साहब। आशा है कि अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 6-7 महीना दूर है, आपसे इसके बारे में सटीक जानकारी और वो भी प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।